अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 34, रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू इन्फेक्शन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी किसी भी किस्म का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है तो हमारी बॉडी किस तरह से उसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करती है और उसको डिज़ीज़ कॉज करवाने से प्रिवेंट करवाती है। तो सबसे पहले हमारी बॉडी जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजा एंड पैरासाइट से एक्सपोज होती है ऑल टाइम। और ये नॉर्मली हमारे स्किन में, माउथ में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर, इवन के यूरिनरी ट्रैक के अंदर मौजूद होते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस काबिल होते हैं कि अगर ये हमारे डीपर टिश्यूज़ के अंदर चले जाएँ तो ये हमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ कॉज करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए हमारी बॉडी जो है एक सिस्टम बनाती है। उस सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। और उस सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें से एक सेल जो होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल। और इसके अलावा एक और सेल होता है जो हमारे टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं टिश्यू सेल्स। ये सेल्स जो है वो दोनों सेल्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन टू डिफरेंट वेज़ होते हैं इनके काम करने के। ये कुछ सेल जो है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को या वायरस को, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, उसको किल करते हैं बाय फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। और कुछ सेल जो है वो एंटीबॉडीज़ बना के उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। अब लिकोसाइट्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि लिकोसाइट्स इज़ ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल और दे ऑल्सो नोन एज मोबाइल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। कुछ वाइट ब्लड सेल हमारे बोन मैरो के अंदर बनते हैं, एग्जाम्पल ग्रेनुलोसाइट एंड मोनोसाइट। और कुछ लिम्फोसाइट्स और कुछ वाइट ब्लड सेल हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर बनते हैं, फॉर एग्जांपल लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल। जब ये बोन मैरो के अंदर बन जाते हैं तो इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ब्लड के अंदर, और ब्लड से ये फिर डिफरेंट टिश्यूज़ के अंदर चले जाएंगे जहाँ इनकी नीड होगी। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने टाइप्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि कितने टाइप्स के वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर 6 टाइप के वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनको हमने इस तरह से क्लासीफाई कर दिया है कि कुछ WBC को हम कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और कुछ WBC को हम कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। जब इन सेल्स को देखा गया, इनके साइटोप्लाज्म को देखा गया, तो इसमें हमें छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स नज़र आए। ठीक है, तो इसलिए ऐसे सेल जिनके अंदर हमें ग्रेन्यूल्स नज़र आएंगे उनको हम ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। और ऐसे सेल जिनके अंदर हमें कोई ग्रेन्यूल, जिनके साइटोप्लाज्म में हमें कोई ग्रेन्यूल नज़र नहीं आएंगे, उनको हम ए ग्रेनुलोसाइट कहेंगे। तो ये 3 टाइप्स के सेल हैं जिनके साइटोप्लाज्म के अंदर हमें ग्रेन्यूल्स नज़र आ रहे थे, जिनको हम कहते हैं बेसोफिल, इज़ोनोफिल और न्यूट्रोफिल। जबकि 2 टाइप्स के सेल होते हैं जिनके अंदर हमें कोई ग्रेन्यूल्स नज़र नहीं आ रहे थे, जिनमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स शामिल हैं। अब हम बात कर लें कि ग्रेनुलोसाइट को हम पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर भी कहते हैं। इसी तरह हम ए ग्रेनुलोसाइट को हम मोनोन्यूक्लियर भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टीपल शेप्स का होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर। जबकि इनके अंदर जो क्योंकि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही शेप का होता है, इसलिए उनको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर। ओके, तो अब हमें यहाँ पर देख लेना है कि कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स इन द ब्लड। अब डिफरेंट वाइट ब्लड्स की सेल की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर कितनी होती है? तो न्यूट्रोफिल्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो 62 होती है, इज़ोनोफिल 2.3, बेसोफिल 0.4, मोनोसाइट्स 5.3 और लिम्फोसाइट्स 30%। सबसे ज़्यादा वो जो कंसंट्रेशन है वो न्यूट्रोफिल की और सबसे जो कम कंसंट्रेशन वो बेसोफिल की प्रेजेंट है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स की जेनेसिस किस तरह से होती है। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन, सेम उसी तरह से वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन भी होती है। यह है ब्लड स्टेम सेल, जिसको हम हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल कह रहे थे। ये 2 सेल्स में डिवाइड होता है, इसको हम कहते हैं माइलोइड स्टेम सेल और इसको हम कहते हैं लिम्फोइड स्टेम सेल। माइलोइड स्टेम सेल से कुछ सेल्स रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन कर लेते हैं, कुछ सेल्स प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन कर लेते हैं और कुछ जो है वो माइलोब्लास्ट बनाते हैं। माइलोब्लास्ट पे डिवाइड होता है 3 तरह के सेल्स में, जिससे हम कहते हैं इज़ोनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। इसी तरह लिम्फोब्लास्ट जो है वो 2 तरह के सेल्स बनाता है, एक को हम कहते हैं बी लिम्फोसाइट, एक को हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट और एक को हम कहते हैं नेचुरल किलर सेल्स। अब हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट जो है मेनली बोन मैरो के अंदर बनते हैं, जबकि लिम्फोसाइट्स और प्लाज्मा सेल जो है हमारे डिफरेंट लिम्फोइड टिश्यूज़ के अंदर बनते हैं। और ये लिम्फोइड टिश्यूज़ हमारी बॉडी में डिफरेंट लोकेशन पर प्रेजेंट होता है, जैसे कि डिफरेंट लिम्फ ग्लैंड्स हैं स्प्लीन के अंदर, थाइमस के अंदर, टॉन्सिल्स के अंदर, और जो आपकी गट वॉल होती है उसके अंदर कुछ लिम्फोइड टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम पियर पैचेस कहते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है। तो नॉर्मली जब ग्रेनुलोसाइट जब बोन मैरो से निकलता है एंड देन वो ब्लड के अंदर शामिल होता है, तो उसकी जो लाइफ स्पैन होती है वो 4 to 8 आवर्स होती है, जब तक कि वो ब्लड के अंदर सर्कुलेट करता है। और अगर जब वो टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है तो उसकी लाइफ स्पैन जो 4 to 5 डेज़ हो जाती है। जबकि मोनोसाइट्स की हम बात करें तो मोनोसाइट्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो 10 to 20 डेज़ होती है इन द ब्लड के अंदर। और जब वही मोनोसाइट टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है तो उसकी लाइफ स्पैन जो है वो 4 मंथ्स हो जाती है। जब वो ब्लड के अंदर रहता है तो वो इमेच्योर फॉर्म में होता है, जिसको हम मोनोसाइट कहते हैं। जब वो टिश्यूज़ के अंदर आ जाता है तो उसको हम कहते हैं टिश्यू मैक्रोफेजेस, जो मेच्योर फॉर्म जाता है। लिम्फोसाइट्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में कंटिन्यूसली एंटर हो रहे होते हैं। जब लिम्फ नोड और लिम्फोइड टिश्यूज़ लिम्फ को ड्रेन करते हैं, जब ये कुछ घंटे के बाद ये ब्लड से निकल के दोबारा टिश्यूज़ में चले जाते हैं, जिस प्रोसेस के ज़रिए जाते हैं उन प्रोसेस को बोलते हैं डायपिडेसिस। फिर ये दोबारा से लिम्फ में री एंटर होते हैं और दोबारा से ये ब्लड के अंदर जाते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअस सर्कुलेशन होती जाती है लिम्फोसाइट्स की। लिम्फोसाइट्स की जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीने तक हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस किस तरह से हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। जैसा कि हमने पढ़ा कि न्यूट्रोफिल्स जब बोन मैरो से निकल के ब्लड में आते हैं तो वो मैच्योर होते हैं और वो डायरेक्टली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। जबकि अगर हम मैक्रोफेजेस की बात करें तो मैक्रोफेजेस की जो लाइफ स्टार्ट होती है एज मोनोसाइट होती है, वो इमेच्योर होते हैं। जब वो ब्लड में आते हैं तो उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा फाइट कर सकें। लेकिन एक बार जब वो टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं, वो टिश्यू मैक्रोफेजेस बन जाते हैं, तो वो एक्सट्रीमली कैपेबल हो जाते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ख़िलाफ़ लड़ाई। अब हम पढ़ लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो है वो किस तरह से टिश्यू स्पेसेस में जाता है और एमोवाइड मोशन के ज़रिए। तो इसके लिए हमें ये वाली डायग्राम देखना ज़रूरी है। ये आपके पास है ब्लड कैपिलरी और इसके जो इर्द गिर्द ये आपको जो सेल नज़र आ रहा है दैट इज़ अ एंडोथेलियम सेल, और नीचे आपको नज़र आ रही है छोटे छोटे से पोर्स नज़र आ रहे हैं दैट इज़ अ कैपिलरी पोर। जब कोई इन्फ्लेमेशन होती है, जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है टिश्यू के पास, तो वहाँ से कुछ कीमोटैक्टिक सब्सटेंस निकलती है। ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस जो है वो वाइट ब्लड सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाती है। ठीक है, ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस वाइट ब्लड सेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएगी। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कीमोटैक्सिस। जितना ज़्यादा कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा वाइट ब्लड सेल इस एरिया में, इस इन्फ्लेम टिश्यू में। तो ये वाइट ब्लड सेल जो है सबसे पहले जो है ये कीमोटैक्टिक सब्सटेंस जो है ये जाके कैपिलरी की परमेबिलिटी को इन्हांस कर देता है। परमेबिलिटी को इन्हांस करने का मतलब है कि इनके दरमियान जो एंडोथेलियम के दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को बढ़ा दिया गया है ताकि वाइट ब्लड सेल ईजिली यहाँ से इस टिश्यू स्पेस के अंदर आ सके। वाइट ब्लड सेल की जो साइज़ होती है एज़ कम्पेयर टू पोर के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो वो डायरेक्टली वाइट ब्लड सेल नहीं आ सकता। सबसे पहले वाइट ब्लड सेल इस एंडोथेलियम के करीब आके इस अपने आप को अटैच करेगा, जिसको हम मार्जिनेशन कहते हैं। मार्जिनेशन के बाद क्योंकि इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये पोर से डायरेक्टली बाहर नहीं आ सकता, तो ये अपने आप को इस तरह की शक्ल में कन्वर्ट करेगा, इस तरह की मूवमेंट को, जिसमें सीरोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं एमोबॉइड मूवमेंट। और जब भी ब्लड सेल कैपिलरी से निकल के टिश्यू की तरफ आता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायपिडेसिस। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि वाइट ब्लड सेल्स क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं इन्फ्लेम टिश्यू के ज़रिए, कीमोटैक्सिस के ज़रिए। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जब कोई टिश्यूज़ इन्फ्लेम होता है, जब भी कोई टिश्यू में माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है और उसको डैमेज कर रहा होता है, तो वहाँ से कुछ सब्सटेंस निकलते हैं जिसको हम कीमोटैक्टिक सब्सटेंस बोलते हैं। और वो सब्सटेंस जो है वाइट ब्लड सेल्स को उस एरिया की तरफ अट्रैक्ट करवाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर। जितना ज़्यादा कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होगा उतनी ज़्यादा कीमोटैक्सिस होगी, जितना कम कीमोटैक्टिक सब्सटेंस होगा उतनी कम कीमोटैक्सिस होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं फैगोसाइटोसिस की। तो हमारी जो बॉडी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइट ब्लड सेल हैं दैट इज़ न्यूट्रोफिल एंड मैक्रोफेजेस, ये परफॉर्म करते हैं फैगोसाइटोसिस। हमारी बॉडी के सेल्स को और फॉरेन बॉडी सेल्स को किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाता है ताकि हमारे अपनी बॉडी के सेल्स जो है वो फैगोसाइटाइज ना हो जाएं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं उनकी जो सरफेस होती है बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, जो रेजिस्ट करती है फैगोसाइटोसिस को। जबकि जो भी डेड टिश्यूज़ होगा या फॉरेन पार्टिकल होगा उसकी सरफेस जो होगी रफ़ होगी, जिसकी वजह से वो फैगोसाइटाइज्ड हो जाएंगे। सेकेंड एक रीज़न ये है कि हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स होंगे उनके ऊपर प्रोटीन की कोट होगी जो रिपेल करती है फैगोसाइट्स को। इसी तरह कोई भी डेड टिश्यूज़ होगा या फॉरेन पार्टिकल होगा उनकी बॉडी के उनके सेल्स के ऊपर
उनके सेल्स के ऊपर किसी किस्म की कोई प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से वो ईज़िली फैगोसाइटाइज हो सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है, और ये एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में जाके अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को सस्केप्टेबल बना दिया जाता है कि भाई इसको फैगोसाइटाइज कर दो। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर बैक्टीरिया को या किसी भी किस्म के पैथोजन को सिलेक्ट कर लिया गया फॉर फैगोसाइटोसिस के लिए, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। अब हम पढ़ लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स किस तरह से फैगोसाइटोसिस करता है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूट्रोफिल जो है वो जैसे ही बोन मैरो से निकला और ब्लड के अंदर शामिल होगा तो वो मैच्योर होगा और इमीडिएटली अपना प्रोसेस शुरू कर देगा, जिसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो नॉर्मली फैगोसाइटोसिस तरह से होती है कि अगर ये एक एंटीजन है या फॉरेन पार्टिकल है तो न्यूट्रोफिल आता है और इस एंटीजन या इस पार्टिकल के इर्द गिर्द सीरोपोडिया लाइक प्रोजेक्शन बना के इस एंटीजन को अपने साइटोप्लाज्म के अंदर इनगल्फ कर लेता है। तो इस तरह की बॉडी को हम बोलते हैं फैगोसोम। एक नॉर्मल न्यूट्रोफिल जो होता है वो ऑलमोस्ट 3 to 20 बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं मैक्रोफेजेस किस तरह से फैगोसाइटोसिस करते हैं। तो मैक्रोफेजेस जो है वो डायरेक्टली बोन मैरो में प्रोड्यूस नहीं होते, बल्कि बोन मैरो मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करता है। मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर जाते हैं और ब्लड से फिर ये टिश्यूज़ के अंदर जाते हैं। तो जब तक ये ब्लड के अंदर रहते हैं तो इनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो बहुत ज़्यादा फाइट कर सकें, लेकिन जब एक बार ये टिश्यूज़ के अंदर चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये एक टाइम में 100 बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। इवन कि ये लार्ज पूरे के पूरे आरबीसीज़ को भी इनगल्फ कर सकते हैं, मलेरिया पैरासाइट्स को भी इनगल्फ कर सकते हैं, जबकि न्यूट्रोफिल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ बैक्टीरिया को ही इनगल्फ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जब ये पार्टिकल सेल के अंदर इंजेस्ट हो गया तो ये इसको किस तरह से डाइजेस्ट किया जाता है। जैसे कि हमें पता है कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस के अंदर एक ख़ास किस्म का ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लाइजोम कहते हैं, और लाइजोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम उस पार्टिकल के साथ अटैच होकर अपना सारा केमिकल उसमें डंप कर देता है, जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस के अंदर एक ख़ास किस्म का और एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं लाइपेज। लाइपेज ये करता है कि कुछ बैक्टीरिया के इर्द गिर्द लिपिड की मेम्ब्रेन होती है जो इजीली ब्रेक डाउन नहीं हो सकती प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम से, तो उनमें लाइपेज एंजाइम क्या करता है, उस बैक्टीरिया के लिपिड मेम्ब्रेन को तोड़ देता है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस बैसिलस की बैक्टीरिया के अंदर लिपिड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस किस तरह से बैक्टीरिया को किल करते हैं। अभी हमने बात की ऊपर कि इनके पास लाइजोम ऑर्गेनेल होता है और उसके अंदर प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम होता है जिसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं, और इस तरह से बैक्टीरिया या फिर अदर जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर दिया जाता है या डाइजेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट कोट होता है जिससे वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते, तो इनके अंदर एक ख़ास किस्म का और ऑर्गेनेल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पर ऑक्सीसोम जो है उसके अंदर डिफरेंट एजेंट्स मौजूद होते हैं सच एज सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड और हाइड्रोक्सिल आयन। ये सारे एजेंट्स इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे बैक्टीरियोसाइडल एजेंट्स बिहेव कर रहे होते हैं। इस तरह बैक्टीरिया डाइजेशन के थ्रू नहीं किल हो पाते, वो इस तरह से बैक्टीरियोसाइडल एजेंट के थ्रू किल हो जाते हैं।